अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर एडवोकेट। पिछले 3 ऐसे वीला गुज़रे हैं जिसमें हमने हुक्म इम्तनाई आर्जी, हुक्म इम्तनाई दवामी और हुक्म इम्तनाई ताकीदी पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि किन सूरतों में जो अदालतें हैं वो हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करती या हुक्म इम्तनाई सादिर करने से इनकार कर देती हैं, रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो आज हम ये देखेंगे। देखें, एक तो ये है कि जब भी हुक्म इम्तनाई जो हम दायर करते हैं, दरख्वास्त देते हैं हुक्म इम्तनाई की, तो इस तरह हम अपनी दरख्वास्त के अंदर हुक्म इम्तनाई अर्ज़ी की दरख्वास्त देते हैं। उसके अंदर मैंने पहले अर्ज़ किया कि 3 उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनका मकसद यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दरख्वास्त दहिंदा जो एप्लीकेंट है उसको तो फ़ायदा हो, लेकिन जो दूसरी पार्टी है कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा अगर हुक्म इम्तनाई ना दिया गया, तो साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर ये हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया तो मुद्दा लैक को या मसूल लैक को कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। तो ये बात हमेशा सामने रखनी पड़ती है कि जैसे हुक्म इम्तनाई अदालत जारी करती है तो उस नतीजे में कोई दूसरी पार्टी को बड़ा नुकसान ना हो, इसको सामने रख कर ही अदालत जो है वो देती है। लेकिन जब ये जारी किया जाता है हुक्म इम्तनाई अर्ज़ी, तो उस वक्त अदालत ये देखती है कि मैं अगर ये हुक्म इम्तनाई अर्ज़ी सादिर कर दूँ तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगली पार्टी नुकसान में मुब्तला हो जाएगी, किसी लॉस में या इंजरी जो है या डैमेजेस वगैरह कोई इस चीज़ का शिकार तो नहीं होगी। तो वो 4 चीज़ों को मलूज़ खातिर रखती है। तो उसमें पहला ये होता है कि कब जो है अदालत जो है रिफ्यूज़ करेगी हुक्म इम्तनाई जारी करने से। पहला ये है कि व्हेन इट वुड ऑपरेट अप्रेसिवली और इन इक्विटेबल और कंट्रेरी टू द रियल जस्टिस ऑफ द केस। पहली चीज़ अदालत ये देखेगी कि जब हुक्म इम्तनाई वो जारी करने लगी है तो कहीं उसका ये हुक्म जो है कोई ज़ालिमाना या गैर मुनसिफाना तासुर का हामिल तो नहीं है जिससे कोई दूसरा फरीक मुब्तला हो जाए, या मुकदमा जो है उसके कोई हकीकी जो इंसाफ है उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। तो ये पहला फैक्टर देखा जाएगा कि कहीं उसका जो हुक्म है वो हार्श तो नहीं है। अगर यहीं पर मैं देता हूँ मिसाल दे दूँ कि जैसे एक बाग है, उसका फल है, कोई शख्स आ जाता है कहता है जी ये डिफेंडेंट जो है उसका फल ना तोड़े, तो ये बहुत बड़ा नुकसान का बहस है कि अगर ये फल नहीं तोड़ते तो सारे जो फ्रूट हैं, मैंगोज़ हैं, जो भी फ्रूट होगा तो ज़ाहिर है वो पक जाएगा और राइप होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो सारा ज़ाय हो जाएगा, नुकसान होगा। ऐसे केस में अदालत कभी भी हुक्म इम्तनाई सादिर नहीं करती। या जैसे फसल खड़ी है तो जी ये फसल कोई ना उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में अदालत जो है दूसरे तरीके से अमल करती है। तो ये चीज़ जो है, तो अब हम दूसरा इसका नंबर देखते हैं। दूसरा ये है कि वेयर इट इज़ नॉट द फिट एंड अप्रोप्रिएट मोड ऑफ रिट्रेस, यानी जब अदालत ये समझेगी कि ये तरीक़ा दाद रसी जो है मुनासिब नहीं है, गैर मौजू है, ये मौजू और मुनासिब दाद रसी तरीक़ा नहीं है जो आप मांग रहे हैं, तो ऐसे में भी अदालत हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करेगी। ज़ाहिर है जो चीज़ मुनासिब और गैर मुनासिब हो, गैर मौजू हो, तो वो अपनी अपेरेंट से, टेंटेटिव असेसमेंट से भी नज़र आता है कि यार ये तरीका अच्छा नहीं है। जो भी जी शऊर बंदा होगा वो कहेगा यार ये तरीका नहीं अच्छी, यानी कि इस तरीके से का केस हो, इस तरीके की दरख्वास्त हो या इस तरीके का अदालत आर्डर कभी पास नहीं करेगी जो 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 टेंटेटिवली ऐसा लगे कि ये नामुनासिब है। तीसरी चीज़ अदालत जो है ये सामने रखेगी कि वेयर इट वुड वर्क और माइट वर्क एन इमीडिएट मिसचीफ, यानी इससे फौरी तौर पर कोई नुकसान और फैटल इंजरी, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान या डैमेज हो सकता है अगर ये अदालत
हुक्म इम्तनाई सादर करती है। तो ऐसी सूरत में जब नज़र आ रहा हो कि इस सूरत में एक नुकसान का अंदेशा है, तो उसका जो तबाहकुन जो अगर नतीजा निकलता है फैटल इंजरी, उससे साथ ज़हर होती है, उसका इम्कान होता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी, तो अदालत हुक्म इम्तनाई कभी भी सादर नहीं करेगी। नंबर 4, वेयर अनरीजनेबल और इनकन्वीनियंट consequences माइट इंसू। जब हुक्म इम्तनाई जारी अदालत कर देती है, अदालत समझती है कि मैंने ये हुक्म इम्तनाई अगर जारी कर दिया है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इंतहाई गैर मुनासिब, नामुनासिब और इनकन्वीनियंट, यानी दूसरी पार्टी जो है इससे इनकन्वीनियंट हो जाएगी, उसको उस पर बहुत ये बार गुजरेगा और वो बहुत जो है नुकसान में जा सकती है और कन्वीनियंस महसूस नहीं करेगी, बेचैनी महसूस करेगी, परेशानी महसूस करेगी। तो इस ऐसी सूरत में भी अदालत कभी भी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करती। तो ये चार चीज़ों को सामने रख कर अदालत जो है हुक्म इम्तनाई सादर करती है। चाहे अब ये हुक्म इम्तनाई आर्जी भी हो, चाहे वो ये हुक्म इम्तनाई जो है परपिचुअल नौइयत का हो, कोई भी हुक्म इम्तनाई हो, अदालत ये 4 चीज़ें जिस स्टेज पर भी पाई जाएंगी तो अदालत इस तरह का हुक्म इम्तनाई कभी भी सादर नहीं करती। अदालत हमेशा इक्विटी जो है, कन्वीनियंस है, हर चीज़ को सामने रख कर फैसला करती है। अब आगे चलते हैं, तो अब हम देखेंगे कि अदालत जो है किन सूरतों में हुक्म इम्तनाई जो है रिफ्यूज़ कर सकती है। तो ये सेक्शन 56 जो है इसके अंदर 10 जो हैं पॉइंट्स दिए गए हैं, 10 बातें बताई गई हैं जहाँ पर अदालत जो है हुक्म इम्तनाई जो है रिफ्यूज़ कर देगी, वहाँ पर आपको हुक्म इम्तनाई नहीं देगी। 4 तो जो थी वो एक जनरल जो था ना, जो पहले मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, वो हर दरख्वास्त या एप्लीकेशन जो आप देते हैं उस पर हुक्म सादर करते हुए अदालत इन 4 ग्राउंड्स को हमेशा महफूज रखेगी, जो अभी मैं बता चुका हूँ। अब जो 10 चीज़ें हैं, 10 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अदालत स्पेसिफ़िकली ऐसी चीज़ें आएंगी तो अदालत जो है वहाँ पर हुक्म इम्तनाई रिफ्यूज़ कर देगी। वो कौन सी सूरतें हैं वो अब हम मुलाहिज़ा करते हैं। तो ये 56 है, सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके तहत एन इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। कहाँ पर जी? वेयर टू स्टे अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहाँ अदालती कार्रवाई को आप स्टे कराना चाहते हैं जो पेंडिंग है, एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजेक्शन इज sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceedings। अब ये देखिए, अदालती कार्रवाई अगर पेंडिंग है किसी अदालत में जिसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई की आपने दरख्वास्त की है, सिवाय उसके कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने की गर्ज ना हो, सिवाय इसके कि जब लिटिगेशन इतनी बढ़ जाए, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाए और आपने मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए अगर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त दी है तो इस सूरत में तो अदालत शायद वहाँ पर हुक्म इम्तनाई सादिर कर दे। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जिसमें अदालत जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकेगी या उसके खिलाफ स्टे जारी करेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। नंबर 2, टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन ए कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्राम विच द इंजेक्शन इज sought। अब आपने एक दरख्वास्त दे दी है, एक अदालत में एक कार्रवाई चल रही है या आपके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर हो गया है, तो आपने दूसरी अदालत में अब उसके ख़िलाफ़ स्टे लेने के लिए गए हैं। तो जिस अदालत में अब उस अदालत के कार्रवाई के ख़िलाफ़ आप स्टे लेने के लिए गए हैं, अगर वो अदालत जिसमें अब आपने स्टे लेने की कोशिश की है वो खुद जो है उस अदालत की सबऑर्डिनेट ना हो, यानी कि ये अदालत जो है सुपीरियर नहीं है उससे, या इस अदालत की पहले वाली अदालत सबऑर्डिनेट नहीं है जिसमें
कार्रवाई पहले से चल रही है जिसके खिलाफ आप स्टे लेना चाहते हैं, तो ऐसे में भी अदालत कभी भी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करेगी। हमेशा बड़ी अदालत छोटी अदालत या मतहत अदालत के ख़िलाफ़ ही के हुक्म के ख़िलाफ़ या प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ स्टे जारी करती है। ये नहीं होता कि एक अदालत या तो उसका इक्वल रैंक है या एक अदालत दूसरे की मतहत नहीं है, तो इस ऐसी सूरत में कभी भी हुक्म इम्तनाई अदालत सादर नहीं करती और वो रिफ्यूज़ कर देती है। वो सबसे पहले यही सवाल करेगी कि मेरी जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या मेरा अख्तियार है कि मैं उस कार्रवाई को रोक दूँ। तो ज़ाहिर है अगर वो सब ऑर्डिनेट नहीं है या उसका पैटर्न ही अलग है अदालत का और उसका पैटर्न ही अलग है, तो फिर ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता होता। तो हमेशा सब ऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो स्टे जो है उसकी कार्रवाई के खिलाफ देती है। तो हुक्म इम्तनाई ऐसी सूरत में भी अदालत जारी नहीं करेगी। तीसरा है जी टू रिस्ट्रेन पर्सनस फ्राम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अब कोई शख्स अप्लाई करता है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेजिस्लेटिव बॉडी कानून साज बॉडी, मुकन्ना, पार्लियामेंट जैसे कहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ आप उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। अगर कोई दरख्वास्त देना चाहता है तो बेशक दे, उसमें उसके ख़िलाफ़ भी आप हुक्म इम्तनाई अदालत से नहीं ले सकते, ना अदालत आपको हुक्म इम्तनाई देगी। और ना ही जो है मुकन्ना के मामलात में जो है अदालतें हैं वो हुक्म इम्तनाई सादिर करती हैं, तो ऐसी सूरत में भी अदालत हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर देगी। नेक्स्ट है जी टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज़। अब अदालत को आप पब्लिक ड्यूटीज़ जो होती हैं ऑफ एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, वो वफाकी डिपार्टमेंट है या वो सूबाई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उसके जो पब्लिक ड्यूटीज़, सरकारी जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें आप इंटरफेयर करने के लिए, उसको इंटरफेयर करने के लिए हुक्म इम्तनाई आप अदालत से नहीं ले सकते। ऐसी अदालत आपको रिफ्यूज़ कर देगी कि वो ऐसे मामलात में मदाखलत करे, मुकन्ना के मामलात हों या वफाकी सूबाई हुकूमतों के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, स्पेसिफिकली बात हुई है पब्लिक ड्यूटीज़, उस हवाले से जो अदालतें हैं वो इंटरफेयर नहीं करती। या फिर कोई गैर मुल्की सोवरेन कंट्री है, उसका कोई एक्ट है, उसके खिलाफ भी अदालत हुक्म इम्तनाई सादिर नहीं करेगी। तो नेक्स्ट ये है जी कि टू स्टे प्रोसीडिंग इन एनी क्रिमिनल मैटर। अब कोई क्रिमिनल मैटर किसी अदालत में चल रहा है या ट्रायल चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है मजिस्ट्रेट की अदालत में या कोई और क्रिमिनल कोर्ट में, उसके खिलाफ आप स्टे लेने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे कार्रवाई के ख़िलाफ़ भी जो सिविल कोर्ट है वो इंजक्शन ग्रांट नहीं करेगी और वो रिफ्यूज़ कर देगी। उसका अपना पैटर्न है। फ़र्ज़ करें अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें कोई इलीगलिटी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उस इलीगलिटी के ख़िलाफ़, इलीगल आर्डर के ख़िलाफ़ या कोई ऐसा इर्रेगुलर एक्ट अदालत से हुआ है जो क्योरेबल नहीं है या क्योरेबल है, ऐसी सूरतों में उसको सामने रखते हुए आप क्या करेंगे, आप उससे सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे और वो भी क्रिमिनल कोर्ट होगी, वो रिवीजनल कोर्ट होगी या अपीलेट कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगी। इस तरीके से आप ऊपर इस तरीके से तो जा सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे कि जी हमें इसके खिलाफ स्टे दिया जाए, इस कार्रवाई को रोका जाए। नेक्स्ट ये है जी टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कंट्रैक्ट। यानी कोई मुआहदा है, उसकी खिलाफ वर्जी है, उसको रोकने के लिए आप जो है हुक्म इम्तनाई के लिए जाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, यानी ऐसा मुआहदा जो काबिल तकमील ही ना हो या जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुमकिन ही ना हो, तो आप उसके लिए आप उस इंटरफेयर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट द ब्रीच, यानी कि इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करे। तो मुआहदा जब है ही काबिल अमल नहीं, स्पेसिफिकली वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं हो सकती,
तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तो ऐसा इस ऐसी सूरत में अदालत के पास और कई ऑप्शन होते हैं, इसलिए अदालत ऐसी प्रोसीडिंग को भी नहीं रोकेगी और उसको रिफ्यूज़ कर देगी हुक्म इम्तनाई सादिर करने से। नेक्स्ट है जी टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर, यानी वाजे नहीं है ये ऐसा अमल जो वाजे नहीं है, दैट इट विल बी अ न्यूसेंस, कि ये अमर बैस तकलीफ़ आम है। अब आप अदालत में गए हैं आप, और उसमें अदालत को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि ये जो है अमर बैस तकलीफ़ आम है, ये पब्लिक के लिए जो है ये तकलीफ़ का बैस है या नहीं है। अगर आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते या आप खुद भी क्लियर नहीं हैं, तो फिर आप उसको रोकने के लिए आप कैसे अदालत में जाकर स्टे लेंगे या हुक्म इम्तनाई हासिल करेंगे? अदालत जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी और आप भी क्लियर नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत में भी अदालत से आपको हुक्म इम्तनाई नहीं मिलेगा और अदालत ग्रांट करने से इनकार कर देगी। उसके बाद है एच ये है टू प्रिवेंट एक कंटिन्यूइंग ब्रीच, एक मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको आप रोकना चाहते हैं। इन विच द एप्लीकेंट हैज़ अक्वेस्ट, अब मुसलसल एक खिलाफ वर्जी हो रही है, मुसलसल हो रही है, और उसमें जो एप्लीकेंट है उसने एक अरसे तक खामोशी भी अख्तियार कर रखी है। तो जनाब ये जो है ये ऐसी सूरत में जो खामोशी है, तो इस तरीके से आप अपना राइट जो होता है वो राइट ऑफ रिडिसल जो होता है वो आप लूज़ कर बैठते हैं, वेव कर बैठते हैं। फ़र्ज़ करें जी 1 साल से एक बंदा आता है, वो एक बाउंड्री है आपकी दीवार है, वो उसको क्रॉस करता रहता है और अदालत के में जब ये बात आती है कि 1 साल से तो वो वायलेशन कर ही रहा है और आप खामोश बैठे रहे हैं, तो ये तो कोई अर्जेंसी नहीं है और ना ही कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। तो इस ऐसी सूरत में आप अदालत को इंग्रेडिएंट्स जो इब्तदाई हैं उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आपको फ़ौरन रिएक्ट करना होता है जब आपके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। तो आप एक अर्से तक खामोश बैठे रहें और फिर उठें और कहें कि नहीं ये तो मेरे साथ खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अगर अदालत के इल्म में जब ये बात आती है कि मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और आपने एक खामोशी अख्तियार की है और आपने जो है इस तरीके से अपना राइट जो है एक तरह का वेव कर बैठते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से आप दादरसी से महरूम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अदालत को जो होती है वो पहला सवाल पूछती है इतने सब खामोश क्यों बैठे रहे हैं? तो ऐसी सूरत में आपको हुक्म इम्तनाई सादिर करने से अदालत रिफ्यूज़ल आ जाती है अदालत की तरफ से। उसके बाद है जी एच के बाद आई, व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी obtained बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग, यानी जब मुतबादिल दादरसी आपके पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें जी आप जेंट खाता है आपका, आपने तकसीम की दरख्वास्त दी हुई है तहसीलदार साहब की कोर्ट में, और आप उधर जो है अदालत में चले जाते हैं, सिविल कोर्ट में भी चले जाते हैं जी भाई ये जो है ना आगे सेल ना करे जी, इसकी प्रोमिनेंट जो हिस्से हैं। अब अदालत जो है ये कह सकती है आपको कि जब नीचे आपने दरख्वास्त दी हुई है, नीचे तकसीम की दरख्वास्त चल रही है, तो वहाँ पर आप हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त क्यों नहीं देते? नीचे भी स्टे हो सकता है। तो ऐसी सूरत में अदालत रिफ्यूज़ भी कर सकती है आपको, हो सकता है वो आपको हुक्म इम्तनाई ना दे और वो कहे कि आप नीचे जाएँ और उसी कोर्ट में जाएँ जहाँ तकसीम की दरख्वास्त दी हुई है। तो जहाँ तकसीम की दरख्वास्त आप देते हैं ज़रई ज़मीन के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड की तकसीम के लिए, पार्टीशन के लिए आप दरख्वास्त देते हैं, तो उसके अंदर आप हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त ज़रूर दिया करें। वहाँ पर अक्सर ये होता है कि हमारे दोस्त वहाँ पर दरख्वास्त नहीं देते, हालांकि वो बेस्ट फोरम है क्योंकि वहाँ पर वो रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं एक लैंड जो है और उसकी नेचर को अच्छी तरह जान रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए ये आसान भी होता है कि वो हुक्म इम्तनाई सादिर करें। तो जहाँ इक्वली एफिकेशियस रिलीफ जो है आपको दूसरे फोरम से मिल सकता है जो मुतलका फोरम है या दूसरा फोरम है, तो आपको अदालत जो है रिफ्यूज़ कर देगी कि वहाँ चले जाएँ। व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट्स हैज़ बिन सच एज टू इंटाइटल हिम टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। अब एक जो नाइन्थ जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जब एक दरख्वास्त दहिंदा है जिसने दावा दायर किया है और दरख्वास्त दी है हुक्म इम्तनाई की, अब वो जो है उसका कंडक्ट है या उसका जो एजेंट है जो उसकी जगह केस परसू कर रहा है, अगर उसका कंडक्ट ऐसा है
कि वो सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है उस कार्रवाई उस पैरवी करने के लिए मुकदमा की। अदालत समझती है कि ये अपने अपने कौल व फ़ेल से या अपने कंडक्ट से गैर संजीदा हैं और अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज करते हैं, तसाहिल करते हैं, सीरियस नहीं हैं या अदालत के प्रोसीडिंग्स का मजाक बनाते हैं, कंप्लेंस नहीं करते, बहुत सी सूरतें हैं। ऐसी सूरत में अदालत आपको हुक्म तनाई देने से इनकार कर देगी, आपको या ग्रांट नहीं करेगी। व्हेन द कंडक्ट, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, वेयर द एप्लीकेंट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अब आखिरी ये है कि जब जो एप्लीकेंट दरख्वास्त दहिंदा उसका सीरियस मफाद ही कोई नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस केस के अंदर, अपना पर्सनल जो है इंटरेस्ट मौजूद ही नहीं है, तो अदालत कहेगी भी आप यहाँ क्या लेने हैं, आपका तो इंटरेस्ट नहीं है, आप तो प्रॉपर पार्टी नहीं है, नेसेसरी पार्टी नहीं है, या आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो है आप यहाँ क्या लेने आए हैं। तो इस तरीके से अदालत जो है इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन दिस वे आल्सो। तो ये 10 जो हैं तरीके हैं जिसमें अदालत जो है अदालत हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करती और रिफ्यूज़ कर देती है। तो अब हमने एक 4 पहले जनरल प्रिंसिपल्स थे उस पर डिस्कस की, ये 10 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स थे जिस पर हमने बात की। तो आज का ये हुक्म इम्तनाई का टॉपिक हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना चैनल ये जो है जिसमें हम आपकी गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए कानून और कानून के हवाले से आपको रहनुमाई करते रहेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन को बटन प्रेस करें और अपना कमेंट ज़रूर भेजें ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकें, इसको बेहतर कर सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर फ़ी अमान।